तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो यहाँ पर काफी शानदार हम लोग डिस्कशन करते हैं जिसमें करंट और स्टैटिक का एक शानदार मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलता है। और स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। पर उससे पहले जैसे कि मैं डेली आप लोगों से पूछता हूं कि आज का दिन कैसा रहा, ये जरूर बताना यार। एक मिनट भी अगर इस चीज को आप लोग देते हैं ना कि आज के दिन के बारे में सोचे, तो आने वाला दिन जो है वो आप लोगों का प्रोडक्टिव हो जाता है। ये छोटा सा थॉट आप लोगों को अपने माइंड में देना है कि हाँ क्या क्या आज आप लोगों ने किया है। तो कल का दिन आप लोग देखेगा, आप लोगों को पता रहेगा हाँ यार हम लोगों ने कल सोचा था यहाँ यहाँ ये कमियां रह गई थी, इसलिए आने वाले दिन में कोई कमी नहीं रखनी है। तो जिस भी चीज के बारे में आप लोग सोचना स्टार्ट करते हैं वो चीज आप लोगों की जिंदगी में बेहतर होती चली जाती है। पर लेकिन आप लोगों को उसके ऊपर एक थॉट देना पड़ेगा, ठीक है। बड़ी शानदार बात यहां पर बोली गई है, बोला गया कि इफ यू फील योर जर्नी इज गोइंग विद लॉट ऑफ स्ट्रगल, यानी कि आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आ रहे हैं। आप लोगों को लगता है यार हमारे ही साथ में सारी चीजें क्यों हो रही है, हमारी जिंदगी तो बिल्कुल बर्बाद है, ऐसा क्यों हमारी जिंदगी के साथ में हो रहा है। तो आप लोग विश्वास कीजिए, आप लोगों का जो डेस्टिनेशन है, जो आप लोगों का जो फाइनल एक तरीके से जो आप लोग अचीव करने वाले हैं, आप लोगों का जो गोल होगा वो बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है। आसपास में कोई भी उस लेवल पर आप लोगों को नजर नहीं आएगा जिस लेवल पर आप लोग अपने आप को पाओगे। तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब डेली के स्ट्रगल के साथ में आप लोग लड़ते लड़ते उनसे सीख सीख कर आप लोग आगे बढ़ते चले जाओगे और यहीं से ही जिंदगी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों ने टाइगर श्रॉफ की बागी मूवी देखी है? बागी जो फर्स्ट बागी आई थी, जब उसका जो बाप था वो बेसिकली अपने दोस्त को बोलता है कि यार मेरा बेटा है बागी बन गया है, बेसिकली सुधरता नहीं, उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो वो बोलता है मेरे पास भेज दो इसको, ना वो जाता है अपना लेटर लेकर बेसिकली, ठीक है। तो वहां पर उसकी जो ट्रेनिंग है उसको लगता है कि उससे कहीं साफ कराया जा रहा है कोई सामान, कोई कमरा, कहीं सब्जियां एक तरीके से परोसी जा रही है, कहीं एक तरीके से नहीं, वो सारी चीजें जो कर रहा था एक्टिविटी वहां पर। तो वो लग रहा था कि यार ट्रेनिंग तो करवाने रहे, फालतू का काम कर रहे हैं यहाँ पर ये। पर लेकिन रियलिटी में क्या था, जो डे बाय डे जो वो काम कर रहा था ना, इन एक तरीके से उसको नहीं दिख रहा था, पर लेकिन रियलिटी में वो उसकी ट्रेनिंग वहां पर चल रही थी। तो रियल जिंदगी भी ऐसे ही होती है, जो भी आप लोग डे बाय डे के काम कर रहे होते हैं ना, वो आप लोग की जिंदगी बना रहा होता है। वही आप लोग की जिंदगी में आप लोग का एक स्ट्रॉन्ग फेस बना रहा होता है, आप लोग की लीडरशिप क्वालिटी निखार कर ला रहा होता है। अगर आप लोग वही दिन जो है ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसी को आप लोग इधर उधर कर देते हैं और ढंग से देख नहीं पा रहे हैं, तो फिर वहीं से ही जिंदगी में दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करो कि अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने के लिए अपना जो डे है पर्टिकुलर उसको ढंग से आप लोगों को यूटिलाइज करना है, तो आप लोग सही डायरेक्शन में अपने आप को हमेशा जाते हुए पाओगे, ठीक है। तो ये कोटेशन है, आई होप कि आप लोग इसके साथ में अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। काफी शानदार डिस्कशन रहेगा, कई सारी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है मैं डिस्कस करूंगा। करंट और स्टैटिक का मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर करूंगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन भी इसके आर्टिकल के एंड में आप लोगों से पूछूंगा, अगर ढंग से आप लोग ये आर्टिकल सुनोगे तो उन क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग ढंग से कर पाओगे। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को ये आर्टिकल सुनना है। तो किस चीज के बारे में बात की जा रही है पहले मैं आप लोग को वो बता देता हूं। अभी हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उसके द्वारा एक काम किया जा रहा है, अंडमान निकोबार वाले एरिया पर एक गैस पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है, ताकि वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया है। नॉर्मली ऐसी एक्टिविटी करना जो है वो जल्दी से अलाउ नहीं होती है, पर लेकिन यहां पर मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, तो अपने हिसाब से काम कर ही लेती है। तो उनके द्वारा एक एग्जेम्पशन दिया गया है, छूट दी गई है, जो भी रेगुलेशन होती है। किसकी रेगुलेशन? जो कोस्टल एरिया, यानी कि जो कोस्टल एरिया है अगर उसमें कुछ डेवलपमेंट आप लोग को करना है तो उसके लिए प्रॉपर रूल और रेगुलेशन है। और आप लोग को पता है अपनी कंट्री का अगर मैप आप लोग निहारोगे ढंग से तो आप लोगों को यहाँ पर टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि कोस्टल एरिया के साथ में कनेक्टेड है। इसी के साथ में अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी आप लोग की होगी, पोंडिचेरी होगी, इधर लक्षद्वीप हो गया, इधर दादर एंड नगर हवेली हो गया। तो ये यूनियन टेरिटरी भी आप लोग यहाँ पर इसी तरीके से ये बेसिकली कोस्टल एरिया के साथ में कनेक्टेड होती नजर आएगी। तो इसको किस तरीके से रेगुलेट करना है उसके लिए प्रॉपर हमारी कंट्री में कुछ कानून बना रखे हैं और वो कानून जो है वो सबके लिए समान है, उसको फॉलो करके चलना है। आप लोग बोलोगे वो कानून क्या है सर? तो पहले उन कानून के बारे में बताता हूं ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, जब कोस्टल एरिया में अगर बात करें रेगुलेशन के बारे में तो अलग अलग तरीके से हम लोग उसको रेगुलेट करते हैं, अलग अलग तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि कोस्टल एरिया रेगुलेशन जो है बेसिकली इसको कोस्टल जोन रेगुलेशन फर्स्ट बोला जाता है। ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं करी जाएगी, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि डेवलपमेंट के लिए इसमें ना होती है, ना मिस ना, ठीक है, तो नो मिस नो, वो वाली चीजें होती है। कोस्टल एरिया जो यहाँ पर सेकंड होता है, ये बेसिकली अर्बन डेवलपमेंट एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो शोर लाइन का देखने को मिलेगा कोस्टल एरिया में। तो
तो ये सेकंड वाली कैटेगरी में आता है। थर्ड जो होता है ये रूरल और अर्बन एरिया होता है, जो कि आउटसाइड द कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड और थर्ड पड़ता है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली गांव और शहर वाला कुछ कुछ एरिया नजर आ जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो यहाँ पर आप लोग डेवलपमेंट के काम नॉर्मली थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। पर इसमें भी यहाँ पर बात की जाए, कोस्टल एरिया रूरल वाला हो गया, कोस्टल एरिया यहाँ पर ये थर्ड ए हो गया और कोस्टल एरिया थर्ड बी हो गया। यानी कि फिर इसके अंदर भी डिवीजन किए जाते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, डेंसिटी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो एक डिफरेंट पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके बेसिस पर भी फिर इसको डिवीजन किया गया है। पर इतने अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है। वैसे तो एक और मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पर, ये बेसिकली एक्वेटिक एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर टेरिटोरियल लिमिट होती है। यानी कि आप लोग अगर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिवीजन होता है। 12 न्यूटिकल माइल्स तक अगर आप लोग बात करें तो लो टाइड लाइन होती है, और यहाँ तक अलग अलग एरिया में आप लोगों की अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा कि 200 न्यूटिकल माइल्स वाला जो एरिया होता है वो बेसिकली एक इकोनॉमिकली स्पेशल इकोनॉमिकली जोन माना जाता है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने पढ़ा है कई बार ज्योग्राफी के अंदर में। तो उसी के साथ में जो 12 न्यूटिकल माइल्स होता है ये टेरिटोरियल एरिया की कैटेगरी में आता है। यानी कि यहाँ तक का हमारी पावर होती है प्रॉपर वे में। एक तरीके से जो इंडियन टेरिटरी के बारे में बात करें तो ये आप लोगों को एक ऐसा जोन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी डेवलपमेंट आप लोगों को कर रहे हैं तो उसके बारे में ये सोचना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, उसके बेस पर आप लोग जो है वो अपना डेवलपमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और इसी के साथ में और भी कई सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ से याद रखते हैं, एक कमेटी का नाम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है यहाँ पर शैलेश नायक कमेटी। शैलेश नायक कमेटी हमारी कंट्री में 2014 में बनाई गई थी, और ये कमेटी का बेसिक पर्पज ये था कि कोस्टल रेगुलेशन जोन को रिव्यू किया जाए, हमारी कंट्री में कैसे इनको इंप्लीमेंट किया जाता है। और जो कोस्टल रेगुलेशन जो जोन है हमारी कंट्री में जो 2011 में इंप्लीमेंट किया गया था वो काफी टाइट जोन बना दिया गया था, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो पा रहा था पोर्ट वाले एरिया में प्रॉपर, और ना ही यहाँ पर कोई टूरिज्म को बूस्ट कर पा रहे थे। तो इसके चलते बोला गया थोड़ा सा इसमें ढील देनी चाहिए हम लोग को ताकि डेवलपमेंट किया जा सके कोस्टल एरिया में। आप लोगों को पता है जैसे सिंगापुर ऐसी कंट्री हो गया जो कि पूरी कोस्टल एरिया में बसी हुई है और एक शानदार कंट्री है। तो इस तरीके से अगर हम लोग अपने देश में चाहें तो दुनिया भर की सिंगापुर बना सकते हैं, इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है हमारी। पर लेकिन उसके चलते हम लोग को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि डेवलपमेंट वहां पर किया जा सके। तो शैलेश नायक कमेटी जो थी उसने यहाँ पर इन मुद्दों के बारे में बातें की थी कि यार जो कोस्टल वाला एरिया है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा छूट दी जाए ताकि सिचुएशन को थोड़ा सा सुधारा जा सके। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर जब आप लोग बात करते हैं तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो एरिया मैंने आप लोगों से यहाँ पर बोला है, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो है ये आज की डेट में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे देश में जिसको आप लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली बोलते हो। तो ये था 1972 का, हालांकि इसके अंदर कई सारे चेंज अभी रिसेंटली किए गए। तो ये यहाँ पर बात करता है कि जो भी ऐसे सेंसिटिव एरिया है वहां पर आप लोग कितना डेवलपमेंट करना है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि कई सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं जब डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो कहने के लिए तो हाँ ठीक है डेवलपमेंट चल रहा है, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर जो है वो काफी सारा एनक्रोचमेंट हो जाता है, यानी कि हद से बाहर जाकर फिर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर किसी चीज को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है यहाँ पर वो भी इन चीजों के बारे में बात करता है 1986 का, कि कैसे यहाँ पर इन्वायरमेंट को हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हम लोग वो सारी सीमाएं जब लांघना स्टार्ट कर देते हैं तो तब ये दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। तो इसके चलते जरूरी है, और जरूरी भी क्यों है पता चला दुनिया भर का डेवलपमेंट यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है क्लाइमेट जो इशू है वो कितना ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बर्फ है पिघलता जा रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर कोस्टल एरिया में काफी ज्यादा वाटर का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर कल को चलकर कुछ ऐसे डेवलपमेंट कर दिए, कल को चलकर यहाँ पर बाढ़ आ गई, ठीक है, सुनामी आ गई, कोई और बुरी कंडीशन बन गई, अर्थक्वेक आ गया काफी भयानक तरीके से, तो सारा का सारा जो डेवलपमेंट आप लोगों ने किया है वो धाराशायी आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो जरूरी है कि साइंटिफिक वे में हम लोग को आगे बढ़ना है, एक प्रॉपर चीजों का एनालिसिस करके हम लोग आगे बढ़ना है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये सारे एनालिसिस किए जाते हैं। तो अभी जो आइलैंड है यहाँ पर कोस्टल जो जोन है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो कोस्टल आइलैंड जोन जो आइलैंड कोस्टल जो जोन रेगुलेशन है यहाँ पर ये 2019 में यहाँ पर जो ढांचागत विकास है उसको बोला गया लिमिटेड आप लोग करने हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया काफी ज्यादा वनरेबल है। वनरेबल मतलब काफी ज्यादा ऐसा है कि एक तरीके से वहां पर कुछ भी कंडीशन हो सकती है कल को चलकर, जैसे बताया ना अभी कि कल को चलकर सुनामी आ गई, ठीक है, कई सारे साइक्लोन आ जाते हैं, तो ये कई सारे इशू बन जाते हैं। तो जरूरी है कि चीजों को कैसे लेकर हम लोग को चलना है। और अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है जो कि यहाँ पर बेसिकली बात करती है, तो नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो रिकमेंड करती है कि कैसे यहाँ पर आप लोग काम को कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर चीजों को ध्यान में रख के आप लोग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। तो उसके ऊपर भी यहाँ पर काम किया गया। पर लेकिन आप लोगों को पता है
कि डिपेंडेंट ये देखना पड़ेगा कई सारी चीजों का। कई बार हम लोग डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, उस लोकल एरिया के बारे में भूल जाते हैं कि वहां पर क्या क्या इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इसकी वजह से मान लीजिए वहां पर पता चला कुछ ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो कि बस उसी एरिया में पाई जाती है, हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया और उसके वहां पर रहने की जो जगह है वो हम लोगों ने बर्बाद कर दी, उसकी वजह से यहाँ पर वो एक्सटिंक्ट हो गया, यानी कि पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो फिर क्या होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके चलते जो गैस बेस्ड पावर प्लांट यहाँ पर परमिटेड किया जा रहा है, तो काफी अच्छे से देखकर सोच समझकर यहाँ पर करना चाहिए, ताकि यहाँ पर आराम से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये एरिया बताया गया कितने स्क्वायर किलोमीटर जो है यहाँ पर चीजों को देखने को मिलेगी। चलिए, तो वैसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पर लेकिन जो मुद्दा है वो मैं भी आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके चलते आप लोग पहले अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है उसको आप लोग ढंग से देखिए। ये एक ऐसा एरिया है जिससे अब तक पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम के अंदर में, तो ध्यान से सुनिएगा, कल को भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जब अब तक बनते हुए आ रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करता हुआ चलूंगा। पहले तो आप लोग इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर ये नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ जो है, ये कई बार इनके नाम पूछ ले जाते हैं। अंडमान के बारे में बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बोलते हैं अंडमान और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा निकोबार। जो अंडमान वाला एरिया है उसके जस्ट नीचे आप लोगों को मिडिल अंडमान देखने को मिलेगा, फिर लोअर अंडमान देखने को मिलेगा और फिर लिटिल अंडमान है। अगर बात करें कैपिटल के बारे में अंडमान निकोबार की, तो ये पोर्ट ब्लेयर है और ये कहां पर है अगर बात की जाए तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी लोअर अंडमान वाले एरिया में। तो सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर लोअर अंडमान और फिर लिटिल अंडमान, तो सबसे छोटा सबसे नीचे, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 4 है और इसकी कैपिटल होगी पोर्ट ब्लेयर। इसी के साथ में जब निकोबार के बारे में आप लोग बात करते हैं तो कार निकोबार जो है वो सबसे ऊपर है यहाँ पर, ये ठीक है। फिर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा लिटिल निकोबार और फिर इसके नीचे आप लोगों को ग्रेट निकोबार। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वैसे और भी छोटी छोटी यहां पर ये नाम है आप लोगों के सामने, छोटे छोटे आइलैंड है, पर लेकिन मेन ये 3 आइलैंड आप लोगों को याद रखने हैं, जो कि ऊपर नीचे डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाने के लिए आ जाते हैं। तो इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। और भी कई सारे इश्यूज यहाँ पर मैं बताऊंगा, क्वेश्चन जैसे सोल्व करेंगे तो आप लोग यहाँ पर कई सारी चीजें और जानेंगे। अभी पहले यहाँ पर कुछ और मुद्दे समझते हैं, जैसे अंडमान निकोबार वाले एरिया के बारे में। तो ये एक तरीका आर्किपेलिगो है। आर्किपेलिगो क्या होता है, जिसमें कई सारे आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर ये माना जाता है कि बड़े और छोटे 265 के करीब यहाँ पर लगभग आप लोगों को छोटे छोटे या बड़े बड़े आइलैंड देखने को मिलेंगे, जिसमें 203 तो है अंडमान आइलैंड और इसी के साथ में 62 यानी कि 62 है निकोबार आइलैंड। तो ये अंडमान निकोबार वाला ये एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो डेक्कन पैसेज है वो सेपरेट करता है लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान के साथ में। मतलब थोड़ा सा मैप दिखाता हुआ साथ में चलता हूं ताकि आप लोग समझ सकें। आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये अंडमान हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। देखिए क्या होता है बेसिकली, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले जाते हैं, जैसे यहाँ पर अभी पूछा गया, ये क्या पूछा गया, लिटिल अंडमान को फ्रॉम साउथ अंडमान से। तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को दूसरा मैप यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये दूसरा मैप है आप लोगों के सामने, जैसे ये ऊपर वाला हो गया यहाँ पर साउथ अंडमान, ठीक है। तो ये साउथ अंडमान जहां पर पोर्ट ब्लेयर है, मैंने अभी आप लोगों को यहां पर दिखाया, तो पोर्ट ब्लेयर आप लोग कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये पर्टिकुलर एरिया हो गया यहां पर, ठीक है। नॉर्मली लोअर अंडमान भी बोल देते हैं। तो इसके बीच में जो आप लोगों को यहां पर ये एरिया देखने को मिलेगा, तो यहां पर आप लोगों को ये बेसिकली डेक्कन पैसेज नजर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया साउथ अंडमान और ये हो गया लिटिल अंडमान। इसके बीच का जो एरिया है ये बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन बन जाए तो। इसी के साथ में ग्रेट अंडमान ग्रुप जो आइलैंड है वो नॉर्थ में रहता है और सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल से निकोबार ग्रुप के साथ में। ये कहां पर होगा, ये एग्जैक्टली आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, ठीक है। यानी कि नॉर्थ में हो गया अंडमान और साउथ में हो गया निकोबार। इसके बीच में जो चैनल है ये 10 डिग्री चैनल। तो यहां से आप लोगों का बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का 10 डिग्री चैनल, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बात की जा रही है निकोबार आइलैंड के बारे में, तो ग्रेट निकोबार जो है वो लार्जेस्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इनमें, और सदर्न मोस्ट जो आइलैंड है, ठीक है, तो वो वेरी क्लोज है सुमित्रा इंडोनेशिया की बार। इंडोनेशिया की अगर बात करें क्लोजली आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर बात करें यहां पर सबसे नीचे जब आप लोग जाएंगे, ये इस वाले की बात की जा रही है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली सुमित्रा इंडोनेशिया के पास में। अगर मैं आप लोगों को इंडोनेशिया एक बार मैप में दिखाऊं तो आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे किस पर्टिकुलर एरिया की बातें कर रहा हूं। जैसे यहां पर आप लोगों का अंडमान निकोबार वाला एरिया हो गया, इसके नीचे आप लोगों को यहां पर इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। तो इंडोनेशिया के काफी पास में आप लोगों को यहां पर चीजें जो है वो नजर आएंगी। तो कई बार ऐसे यूपीएससी जो है वो आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, थोड़े से अंदर घुस घुसकर फिर आप लोग जो है वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो ग्रेट निकोबार आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये अमंग द निकोबार आइलैंड जितने भी हैं उसमें सबसे बड़ा है ये ग्रेट निकोबार, ठीक है। इसी के साथ में बैरन, और इसी के साथ में ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर जो आइलैंड है ये काफी इंपॉर्टेंट जहां पर वोल्केनो पाए जाते हैं। तो एक तो हो गया यहां पर बैरन आइलैंड और दूसरा यहां पर यह है नारकोडम डैम, ठीक है। तो यहां पर दूसरा है नारकोडम आइलैंड और बैरन आइलैंड।
तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर। जो पोर्ट ब्लेयर मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया, ठीक है, इसके नॉर्थ में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है यहां पर, ये इसमें आप लोगों को यहां पर वोल्केनिक आइलैंड नजर आएंगे, और ये ओनली जो है वोल्केनिक आइलैंड है अगर बात करें इंडिया के। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, वो एक्टिव वोल्केनो, ओनली एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो अभी भी जिनके अंदर आप लोगों को ज्वालामुखी फटता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में यहां पर ये सैडल पीक, ये लगभग 737 मीटर हाइट देखने को मिलेगा, और ये नॉर्थ अंडमान में है, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया का हाईएस्ट पीक आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ अंडमान के अंदर में। तो नॉर्थ अंडमान कहां पर है, तो नॉर्थ अंडमान यहां पर है, तो हाईएस्ट पीक आप लोगों को नॉर्थ अंडमान का यहां पर देखने को मिलेगा। ये वो एक तरीके से बेसिक इंफॉर्मेशन है सारी, जिससे ऑलरेडी एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन बन चुके हैं, और आगे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के हो सकते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार के बारे में अगर बात करें, आइलैंड जो है वो कॉम्बिनेशन है मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, दलदली वाले। इसी के साथ में एवरग्रीन, जो कि कभी पतझड़ नहीं होती है जहां पर, और डेसिडियस यानी कि पतझड़ वाले भी, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है यहां पर। अगर कोई पूछ ले हमारे देश में ये कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये अंडमान निकोबार वाले एरिया में देखने को मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है आइलैंड पे। बंगाली भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि बोली जाती है। 26% जो लोग हैं वहां पर वो बंगाली भी बोलते हैं। आप लोग बोलोगे बंगाली क्यों बोलते हैं, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये अंडमान निकोबार हो गया, और यहां से आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा ये बंगाली लोग काफी ज्यादा यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के साथ में तमिलियन कम्युनिटी भी काफी ज्यादा यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि ये दोनों के लगभग बीच में आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, अंडमान निकोबार जो है वो कौन से हाई कोर्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसके बारे में आप लोगों को आंसर देना है। कई सारी ऐसी कम्युनिटी पाई जाती है जिसको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी आप लोग बोलते हैं। देखिए, एक तो होती है ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी जो है रहती है जंगलों में नॉर्मली पाई जाती है, और वो काफी ज्यादा हमसे पिछड़ी हुई रहती है। पर लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी में भी और ज्यादा पिछड़ी हुई ट्राइबल कम्युनिटी, यानी कि ये ऑलरेडी और ज्यादा पीछे रह गई है जो नॉर्मल ट्राइबल कम्युनिटी है उनसे भी। तो उसको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी की कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं कि इनके ऊपर तो और ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। तो इसमें अगर बात करें अंडमान निकोबार के अंदर में, तो आप लोगों को यहाँ पर ग्रेट अंडमानीज, इसी के साथ में ओंगेज, इसी के साथ में जारवा, ये तो आप लोगों ने सुना भी होगा, जाहरवा ट्राइबल कम्युनिटी। कई बार इनके बारे में सुना होगा कि ये बिल्कुल नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी फोटो भी ली गई थी, और ये कई जगह यहाँ पर वायरल भी हो गई थी। तब हम लोगों ने यहाँ पर लोगों का जाना बंद कर दिया था। सेंटिनलीज, जहां पर अमेरिकन एक पर्टिकुलर नागरिक थे, वो पहुंचना चाहते थे, और उनको यहाँ पर बेसिकली अपना धर्म जो है वो सिखाना चाहते थे, तो तीर मारकर उनकी जान ले ली गई थी। इसी के साथ में सोम्पियंस, ठीक है। तो ये कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो पर्टिकुलरली वनरेबल कैटेगरी में भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर इनके बारे में भी अगर कल को कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, तो आप लोग इनको लेकर कंफ्यूज मत होना। होता क्या है, देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, और ये इसलिए क्योंकि ये बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ न्यूज में रहता है, ठीक है। जैसे जारवा का मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पर इनकी फोटो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, तो उस टाइम पर ये मैक्सिमम हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा गया, जारवा ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। मैं भी क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, कई सारे देखना भी, ठीक है। हैवलॉक, इसी के साथ में रोज आइलैंड और नील आइलैंड, ये रिसेंटली अभी इसलिए भी न्यूज में थे क्योंकि इन सबके नाम चेंज करके अभी स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद द्वीप, इनके नाम रखे गए थे। हैवलॉक को बोला गया यहाँ पर स्वराज द्वीप, रोज आइलैंड को बोला गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इसी के साथ में नील आइलैंड को बोला गया यहाँ पर शहीद द्वीप। तो ये इनके नाम जो है मैच करने के लिए अभी कई सारे एग्जाम में पूछे गए। तो अगर माइंड में क्लैरिटी होगी तो अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाओगे। फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। कोस्टल एरिया रेगुलेशन जोन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये 1986 का जो यहाँ पर ये एक्ट है हमारे पास में, इसके हिसाब से यहाँ पर ये इसको डिसाइड करते हैं। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, देखता हूँ कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे मैक्सिमम यूपीएससी में पूछे गए हैं। जैसे 2009 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर बात की जा रही है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जो बोला जा रहा है, तो यहाँ पर सोम्पियंस ट्राइब जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया बेसिकली नीलगिरी, स्पीति वैली, लक्षद्वीप। अच्छी बात यहाँ पर यह कि आप लोगों को ये देखने को मिलेगा यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है, वरना ग्रेट निकोबार इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आप लोगों को दे देते। तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर इसका बी हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आइलैंड जो है वो सेपरेट करते हैं ईच अदर 10 डिग्री चैनल। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया 10 डिग्री चैनल के बारे में। तो बोला गया ए में बोला गया अंडमान एंड निकोबार, बी में बोला गया निकोबार एंड सुमित्रा, सी में बोला गया यहाँ पर मोलदीव एंड लक्षद्वीप, और डी में बोला गया सुमित्रा एंड जावा। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए बी सी एफ डी। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा क्या था यहाँ पर, तो नॉर्मल भाषा में आप लोग बोल सकते हैं अंडमान एंड निकोबार, ठीक है।
क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर अंडमान और निकोबार वाला एरिया जो है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा डिवाइड किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया 2014 में ही, यहाँ पर बोला गया यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द कोरल रीफ। कोरल रीफ कहाँ कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं? तो अंडमान निकोबार, इसी के साथ में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सुंदरबन वाला डेल्टा वाला रीजन है, ठीक है, वहां पर आप लोगों को नॉर्मली कोरल रीफ नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी अंडमान, गल्फ और ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया ए। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा रीजन है कॉम्बिनेशन मैंग्रोव्स, एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। बोला था ना मैंने अभी, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया गया है कि बोला जा रहा है कि कहां पर ये सारे तरीके के जो है बेसिकली जंगल पाए जाते हैं, जहां पर मैंग्रोव्स भी है, एवरग्रीन भी है और डेसिडियस फॉरेस्ट भी है। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में या फिर सौराष्ट्र वाले रीजन में नहीं, ये अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका डी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, बैरन आइलैंड बोला गया है। बैरन आइलैंड जो है ये एक वोल्केनिक एक्टिव जो है यहाँ पर इंडियन टेरिटरी के अंदर में, ठीक है, वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। बैरन आइलैंड जो है ये बोला गया 140 किलोमीटर ईस्ट है ऑफ ग्रेट निकोबार से। बोला गया लास्ट टाइम जो बैरन आइलैंड था वो इरप्ट हुआ था 1991 में। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसका जो आंसर है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोगों को ए सही देखने को मिलेगा, यहाँ की ओनली वन सही है। बाकी के यहाँ पर दोनों के दोनों ये गलत ऑप्शन आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है आज थोड़ा सा जाकर इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन जो कि अब तक यूपीएससी के द्वारा इस टॉपिक से पूछे गए वो सारे कवर हो गए। तो टॉपिक को इस तरीके से कवर करो कि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को कोई ना छूटे, ठीक है। कैसा लगा ये पर्टिकुलर टॉपिक बताइएगा जरूर, फीडबैक जरूर देना। लाइक या डिसलाइक कर वीडियो को आप लोग बता सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाती है। और हाँ, अभी एक वीडियो भी मैंने बनाई थी यहाँ पर ताजमहल या फिर तोजो महल, तो तोजो महल ये इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, कंट्रोवर्सी क्या है, और अभी यहाँ पर हाईकोर्ट का डिसीजन आया इलाहाबाद का, उसके बारे में बातें की गई है। और बाकी पीडीएफ जो है आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट टैग वाली पीडीएफ भी डाल दी है यहाँ पर, आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में आप लोगों की जो पहले वाली वीडियो जो पीडीएफ थी वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, जो आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस की थी सारी जो टैग वाली और ये सारी वीडियो, ठीक है। रैंकिंग वाली वीडियो भी डाल दी है, ठीक है, पीडीएफ। और यहाँ पर ये सारी जो भी है आप लोग देखेगा रिविजन के पॉइंट ऑफ से, कोई डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और ये जो कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी डिटेल में कवर किया गया। और बात की जा रही है मार्स क्वेक के बारे में। अगर शब्द को भी आप लोग थोड़ा सा वो नहीं कहते कि शब्द को अगर तोड़कर थोड़ा सा देखें, जैसे मैंने ब्रेक्जिट के बारे में बात की थी, तो ब्रिटेन यानी कि BR और इसी के साथ में एग्जिट, तो यहां पर क्या हो गया, ये ब्रेक्जिट हो गया, यानी कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन में से एग्जिट होना, तो इसको ब्रेक्जिट बोल दिया हम लोगों ने। ऐसे ही जैसे यहां पर बात की जा रही है मार्स क्वेक के बारे में, अगर आप लोग मार्स को अलग बोल देंगे और क्वेक को अलग बोल देंगे तो ये क्या हो गया, क्वेक का मतलब होता है एक तरीके से भूकंप आना, ठीक है। जैसे अर्थ क्वेक यानी कि अर्थ पर भूकंप आना, अर्थ का हिलना, ऐसे ही मार्स और क्वेक, तो मार्स को अलग कर दो और क्वेक को अलग कर दो, तो ये मार्स के ऊपर झटके आना या फिर भूकंप आने के बारे में बात की जाती है। तो मार्स पर झटके क्यों आते हैं? पृथ्वी पर तो आप लोगों को पता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती है, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी के अंदर भी, उसकी वजह से झटके आते हैं। पर लेकिन मार्स के अंदर क्यों झटके आते हैं भाई साहब? उसके अंदर तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी नहीं होती है। तो ये बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा जो कि आप लोगों को अच्छे से समझनी है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। और वैसे जीएस पेपर 1 जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है थोड़ा सा उसके अंदर भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी यहां पर आप लोगों ने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे होंगे जो मार्स के लिए यानी कि मंगल ग्रह के लिए भेजे गए हैं। उन प्रोजेक्ट्स के नाम आप लोग यहां पर याद रखते हैं, जिनको यहां पर बेसिकली मार्स की जानकारी लेने के लिए। और अभी इलोन मस्क साहब जो हैं वो भी मार्स के पीछे नहा धोकर पड़े हुए हैं कि मार्स पर जाना है, मार्स पर जाना है। मार्स बोल रहा होगा कि यार इससे पीछे छोड़ो, ये पागल आदमी है, ये पता नहीं क्या क्या कर डालेगा, ठीक है। तो इंडिया का जो मिशन था इंडियन मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसके ऊपर अक्षय कुमार के द्वारा मूवी बनाएगी, तो मंगलयान आप लोगों को देखने को मिला 2014 में हमारे द्वारा लॉन्च किया गया। 2021 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा होप मिशन लॉन्च किया गया। ये काफी इंपोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसी के साथ में चाइना हमसे 7 साल बाद में, 7 के 8 साल बाद में यहां पर मिशन भेज पाया, जिसका नाम था तियानवेन। फर्स्ट ये चाइना का मार्स मिशन था जो इसके द्वारा भेजा गया, इससे पहले ये फेल हो चुका था।
इसी के साथ में एक काफी इंपॉर्टेंट मिशन जो कि 2021 में जाना था, पर लेकिन वो यूक्रेन और रशिया का जो इन्वेजन चल रहा है इसकी वजह से यहां पर वो मिशन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया, जिसको एक्सोमार्स बोलते थे। एक्सोमार्स जो था ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईपीए और इसी के साथ में रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के द्वारा यहां पर भेजने की बात की जा रही थी, पर लेकिन ये मिशन आगे नहीं बढ़ पाया, अभी जो मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला उसकी वजह से। तो ये कुछ मिशन है, यानी कि मार्स में लोगों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इस ये इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के द्वारा भी यहां पर मिशन भेजा गया। और इसी के साथ में इवन 2000 का नोट अगर आप लोग देखोगे उस पर मंगलयान की पिक्चर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। रीजन ये कि हमारी कंट्री में सबसे फास्टेस्ट हम लोगों ने मिशन भेजा, सबसे जल्दी सबसे सस्ता मिशन अगर किसी ने भेजा तो वो हमने, सस्ता और टिकाऊ हमारे द्वारा यहां पर ही भेजा गया, ठीक है। तो इसलिए मंगलयान मिशन की जो पिक्चर भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है, ये भी याद रखिएगा। वैसे अलग अलग करेंसी पर अलग अलग जो भी यहां पर ये मोटिव बने होते हैं, ये सारी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है अलग से, इसको आप लोग जाकर देख लेना, काफी डिटेल है, मैंने आप लोगों से यहां पर ये डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो आज की डेट में भी इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी तो क्वेश्चन जो है वो आप लोग अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो यहां पर अभी ये मार्स पर क्वेक के बारे में बात की जा रही है, तो इसका जो नासा का मिशन है जिसका नाम है यहां पर इनसाइट, तो मार्स ये लैंडर है बेसिकली यहां पर इसके द्वारा क्वार्क यानी कि झटके यहां पर देखे गए मार्स के ऊपर। तो ये जो है इसके द्वारा बोला जा रहा है कि 2018 से यहां पर ये लगभग 1313 क्वार्क देख चुका है, यानी कि इतने सारे झटके यहां पर मार्स के ऊपर जो है वो यहां पर इसको देखने को मिले। तो ये जो क्वार्क है, जो झटके यहां पर आ रहे हैं, तो ये मार्स के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन कंफ्यूजन तो यार ये झटके आ क्यों रहे हैं? पृथ्वी पर तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती है, उसकी वजह से आते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर में। अब यहां पर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से झटके आ रहे हैं? तो इसके चलते यहां पर बोला गया कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी तो यहां पर है नहीं, अगर देखने को मिलेगा यहां पर अलग फंडा आप लोगों को नजर आएगा, जो इसकी क्रस्ट है, क्रस्ट यानी कि जो बाह्य सरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो उसके द्वारा यहां पर बात की जाए तो उनको मार्स क्वेक बोला गया, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो जब रिलीफ होता है उसकी वजह से यहां पर जो रॉक होता है उसके अंदर फ्रैक्चर होता है या फिर फॉल्ट होता है, उन्हें टूट जाना रॉक्स का, तो यहां पर वो काफी बड़े झटके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये साइंटिस्ट जो है उनकी जनगणना के हिसाब से यह बातें बताई जा रही हैं, यानी कि साइंटिस्ट के द्वारा यहां पर ये एनालिसिस किया गया कि ऐसा कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है, और उसके बेस पर यहां पर ये झटके आप लोगों के सामने निकल कर आ रहे हैं। जो जितने सारे झटके अभी यहां पर ये इनसाइट, जो यहां पर ये बेसिकली इनसाइट लैंडर के द्वारा जो मार्स जो नासा का है उसके द्वारा बताया गया, तो इसके बेस पर यहां पर इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि उसका जो मानना है तो वो इसके बेस पर हम लोग यहां पर बातें बता रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। वैसे मार्स के बारे में और भी बातें अगर आप लोगों को याद रखनी हो तो क्वेश्चन कई बार बन जाता है, जैसे डाइमोस और इसी के साथ में पोबोस, ये इसके 2 चांद देखने को मिलेंगे। जैसे पृथ्वी का मून है ऐसे ही मार्स के 2 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ऐसे ही जुपिटर के आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली 4 देखने को मिलेंगे। सैटर्न के कई सारे हैं यहाँ पर, फिर यूरेनस और नेपच्यून, ये सबके यहाँ पर डाल देंगे आप लोगों के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। पर लेकिन मार्स के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जहां से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी गई है। जैसे मार्स जो है ये 4th प्लैनेट है, अगर सन से आप लोग देखोगे जब इसको कंपेयर करोगे, ठीक है, कौन कौन से हैं? सन से लेकर अगर बात करें तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है, ठीक है, तो सबसे पहले मरकरी, इसके बीच में कौन सा रहता है, तो आप लोगों को इनके बारे में बताना है, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। 142 मिलियन माइल्स जो है ये बेसिकली सन से आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो ये रोमन गॉड के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और यहां पर अगर एक और इंपॉर्टेंट बात है आप लोग देखेंगे, आयरन ऑक्साइड काफी ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो सरफेस है वो रेडिश यानी कि लाल देखने को मिलता है। कभी भी मार्स की पिक्चर अगर आप लोग देखेगा तो लाल सरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो लाल सलाम रहता है इनका बेसिकली, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस जो है अर्थ से वो यहां पर 3.39 मिलियन माइल्स या फिर 554.6 मिलियन किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेंथ जो है 1 ईयर में ये 687 अर्थ डेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि अर्थ जो चक्कर लगाती है आप लोगों को पता है 365 दिन का 1 साल होता है, पर लेकिन यहां पर आप लोगों को अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। ये 687 जो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 साल कंप्लीट होता है, जो हमारी पृथ्वी पर 687 दिन यानी कि डिस्टेंस भी यहां पर रोल प्ले करती है। और जो यहां पर एक दिन होता है, यहां पर 24 घंटे 37 मिनट का एक दिन होता है, तो इससे भी एक आप लोग यहां पर फंडा लगा सकते हैं, जो यहां पर ये अपनी जो धुरी पर घूमता है, ठीक है, आप लोग को ये तो पता ही है ना कि पृथ्वी पर जो धुरी पर घूमती है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसकी वजह से आप लोग के सीजन चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें 25 डिग्री यहां पर टिल्टेड रहता है, पृथ्वी कितना रहती है आप लोग बताइए, चलिए। ग्रेविटी जो है यहां पर ये 0.375 देखने को मिलेगी, जबकि पृथ्वी पर 9.8 के करीब आप लोगों को नजर आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में एवरेज टेम्परेचर 60, जबकि पृथ्वी पर आप लोगों को 13 से 14 एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलेगा जब सबको आप लोग काउंट करेंगे। इसका एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 96% है, इससे आप लोग लगा सकते हैं अगर यहां पर इसके एटमॉस्फेयर के बारे में आप लोग बात करिए। पृथ्वी पर अगर आप लोग जाकर चेक करोगे तो 78% आप लोगों को नाइट्रोजन नजर आती है, जिसके बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं।
21% आप लोग को ऑक्सीजन देखने को मिलती है, 0.9% आप लोग को आर्गन, ये इसके जो आर्गन रहती है और दूसरे गैसेस आप लोग को देखने को मिलती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, वाटर वेपर, नियोन, ये सारी 0.1% में आप लोग को नजर आती है। यानी कि डिफरेंट चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर ये निकल कर आती है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। मार्स जो है ये 1/10 है पृथ्वी, यहाँ पर अर्थ का यानी कि 1/10वां भाग आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि छोटा है। 2 मून है इसके, पोबोस और डाइमोस, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। इसी के साथ में यहां पर जैसे पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है, यहां पर आप लोगों को ओलंपियस मून देखने को मिलेगा, जो कि इसका सबसे ऊंचा पॉइंट आप लोगों को यहां पर नजर आता है, ठीक है, जो कि यहां पर लगभग अगर बात करें ये 3 टाइम टोलर है, यानी कि पृथ्वी से भी 3 गुना यहां पर ये आप लोगों को लंबा नजर आएगा, ठीक है, ऊंचाई में अगर बात करते हैं। तो ये बेसिक ऐसी इंफॉर्मेशन है जहां से कई बार यार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी बन सकते हैं क्वेश्चन, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखता हूं यहां पर। सबसे पहले मार्स मिशन के बारे में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कौन सी कंट्री का है ये मिशन, जिसका नाम है होप। तो यहां पर यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान या फिर यूएई। तो अभी डिटेल में डिस्कस किया यहां पर सारे मिशन आप लोगों के सामने। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये मिशन है और फर्स्ट मुस्लिम कंट्री बनी जिसके द्वारा मिशन यहां पर छोड़ा गया, ठीक है। इनसाइट मार्स जो मिशन है वो किसका यहां पर, जाक्सा, ईएसए, नासा या फिर इसरो। तो ये भी बताया मैंने यहां पर सी, यानी किसका हो गया यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में अगर बात करते हैं यहां पर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया किसके बारे में, यह मंगलयान के बारे में। तो मंगलयान के जो बेसिकली बारे में बात करें तो लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहां पर मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया कि ऑल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, ओके। दूसरे में यहां पर बोला गया कि जो एक तरीके से यहां पर इंडिया के द्वारा सेकंड कंट्री है जिसके द्वारा यहां पर ये मिशन ले जाया गया। तो सेकंड कंट्री है क्या इंडिया में, अगर आप लोग बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये गलत है यहां पर। अगर बात करें ओनली कंट्री है जो कि इसको स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहुंचा रही है, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर दिया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर यहां पर इसका सी हो गया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कल को अगर क्वेश्चन बने तो। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि यहां पर याद रखते हैं, 4th कंट्री है हम, ठीक है। हमसे पहले ऑलरेडी जो है यहां पर 3 कंट्री भेज चुके थे। तीनों कंट्री में अगर बात करें, नासा हो गया, यूएसए की यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया, और सोवियत स्पेस एजेंसी, यानी कि उस टाइम पर यूएसएसआर हुआ करता था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और हमारा था मंगलयान। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन आप लोग ये बन जाए अगर कल को, तो ये मत बोलना यार ये क्वेश्चन कहां से आ गए। ये सारे वो पॉइंट है जो कि ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं आप लोगों से, और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर आप लोगों के माइंड में इनको लेकर क्लैरिटी भी होनी चाहिए, है कि नहीं। ये भी इंफॉर्मेशन जो निकल कर आ रही है, पीआईबी की न्यूज आप लोग को देखने को मिलेगी। श्री नारायण राणे हैं, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया सेंटर फॉर खादी, ये NIFT दिल्ली, इसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से, पूरा इंफॉर्मेशन जानेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स ये पेपर 2 स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर आप लोग यहां पर इसको कवर कर सकते हैं। अभी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है उसके द्वारा कोलैबोरेट किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो सोचिए फैशन की चीज जो है वो काफी ज्यादा प्रिवेल करती है कि आज फैशन ये आ रखा है, फैशन वो आ रखा है। सोचो अगर उस फैशन की चीज में हम लोग अपनी खादी को यूज करना स्टार्ट कर दे तो कैसा रहेगा। तो काफी अच्छा एक तरीके से आप लोगों को चीजें बढ़ती नजर आएगी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, तो ये यहां पर अभी इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर काम किया जाएगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है वो सेटअप कर रहे हैं यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसके चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। अभी यहां पर अगर बात की जाए में यहां पर ये है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको KVIC आप लोग बोलते हैं। जब भी खादी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो इसका नाम आप लोग जरूर याद रखेगा, और इसके ऊपर ऑलरेडी अलग से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुके हैं। एक बॉडी आप लोग की पूरी कवर हो जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर हम लोग बात करते हैं। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1957 यानी कि 1957 में बनाई गई, और ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा यहां पर बनाई गई, इसलिए यहां पर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये 1956 ये एक्ट है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इससे पहले यहां पर खादी एंड जो यहां पर ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड बेसिकली बोला करते थे, पर लेकिन अभी यहां पर इसको ये एक कमीशन हो गया जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलेगा। रीजनल ऑफिस दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। फाउंड किया गया था 1956 में, और पर्पज है यहां पर बेसिकली इसका अगर बात करें प्रमोट करने के लिए एक तरीके से कि कैसे हम लोग खादी को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि खादी जो है उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक तरीके से वो चीजें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि खादी जो है आप लोगों ने देखा होगा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पर भी खादी का जो है काफी बड़ा रोल रहा था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इस बॉडी की, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो कि यहां पर इसके बारे में काम करती है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो कल को पूछ ले खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन क्या है, तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
देखिए, किसी भी चीज को अगर आप लोगों को बढ़ाना है या फिर आगे लेकर चलना है तो सबसे बेसिक मुद्दा यहाँ पर ये होता है कि कैसे आप लोग उसको जनता के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और जनता के साथ में कैसे कनेक्ट होता है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर आप लोग उसके स्टोर खोलना स्टार्ट कर दो, लोकल एरिया में लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट कर दो, तो लोग जब जानेंगे तो उसको इंप्लीमेंट भी करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को, जब भी हम लोग बातें करते हैं कि आप लोग को पेड़ लगाने हैं, पॉलिथीन या प्लास्टिक वगैरह का यूज आप लोगों को नहीं करना है, तो ये चीजें आप लोग खुद से इंप्लीमेंट करोगे तो ही चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, तो यहाँ पर COE के जो हब है ये न्यू दिल्ली के अंदर में, तो इसके अलग अलग एरिया में जो यहाँ पर इसके अभी ने हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि चलो पेड़ लगाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ पेड़ लगाते हैं, या फिर आप लोग को बोला जाए कि जैसे कि टोटल मिलाकर 24 ऐसे बंदे होंगे या फिर लड़के लड़कियां होंगी जिनको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पेड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, कि आप लोगों को पेड़ प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों को मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरी कैपेसिटी थी मैंने आप लोगों को पेड़ की सैंपलिंग दे दी। ठीक है, फिर आप लोग आगे लेकर क्या चल रहे हैं, आप लोगों ने उनको लगाया और आप लोगों ने भी 3-3 लोगों को यहाँ पर इस तरीके से ही सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या होगा, देखते ही देखते दुनिया भर के पेड़ हम लोग लगा पाएंगे। तो ये एक तरीके से टीम वर्क होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब सेंटर अलग अलग खोले जाएंगे तो उसी के चलते गांधीनगर, शिलोंग, कोलकाता, बेंगलुरु, तो ये एरिया है जहां पर इनोग्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो कि है श्री नारायण राणे। इसी के साथ में यहाँ पर काम किया गया मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिससे कि चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो देखिए, जब अब तक तो एक काम कर रहा था, अब यहाँ पर क्या है, 2 काम करने लग गए मिलकर। तो इसके चलते यहाँ पर जो फैशन के मामले में चीजें आप लोग को अच्छी देखने को मिलेगी, और इसके चलते भी, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन के बारे में अगर आप लोगों से बातें की जाए तो इसके बारे में हल्की सी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं कि कई बार ना न्यूज में है तो अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो ये जो इंस्टीट्यूट था ये 1986 यानी कि 1986 में बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर यहाँ पर ये आता है, जो कि ये काफी अच्छे से काम करता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो आप लोग समझ सकते हैं। तो अब KYC भी आप लोगों के सामने हो गया, KYC नहीं KVIC, और NIFT भी, तो दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है प्रोजेक्ट, ताकि खादी को ग्राउंड लेवल पर और वो भी डिजाइनर चीजों के साथ में पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो यानी कि लोग जो है उसको अच्छे से खरीदें और फिर उसका इस्तेमाल करें अच्छे से। तो डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों लेवल पर, यानी कि नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में अगर बात करें, ये एक तरीके से जैसे मैंने बताया कि ब्रांडिंग करनी है, पब्लिसिटी करनी है, ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंचाई जा सके। तो वो सारे फोकस एरिया, मान लीजिए आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब या फिर अमिताभ बच्चन साहब या फिर कोई और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है इन कपड़ों को पहनकर आता है, तो आप लोग बोलोगे यार उसके जैसा कपड़ा चाहिए। खासकर आप लोगों ने नॉर्मली ये चीजें देखी होगी कि हाँ यार वो ना इस तरीके पैंट शर्ट पहना था और बड़ा मस्त लग रहा था बंदा, ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लेने हैं। लड़कियों का भी कई बार देखा होगा, हाँ ये इस तरीके कपड़े पहन यार उस एक्ट्रेस जैसे मुझे कपड़े लेने। तो नॉर्मली क्या होता है, ये एक तरीके से फैशन आइकन होते हैं। अगर उनको कोई पहने हुए देख लेता है तो फिर नॉर्मल जनता जो है वो भी पहनना स्टार्ट कर देती है। तो इसको कहते हैं प्रचार और प्रसार करना। अब कमला पसंद मत खाने लगना अजय देवगन को देखकर और शाहरुख खान को देखकर, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो मतलब कहने का ये कि आप लोगों को भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, क्या सही है और क्या गलत है, किसी के बोलने में या फिर बहकावे में हम लोग को नहीं आना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये बातें क्लियर हुई होंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए हो सकती है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के अंदर कवर की गई, और PIB मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट का सोर्स आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। बात की जा रही है मिशन अमृत सरोवर के बारे में। अभी हमारी कंट्री में हम लोग, आप लोगों को पता है कि आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर कैसे हम लोग अपने जो एरिया में जो पानी के जो एरिया है उनको डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो मिशन अमृत सरोवर जो है ये जल संरक्षण के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा 24 अप्रैल 2022 में अमृत सरोवर करके यहाँ पर नया मिशन शुरू किया गया, तो उसको इंप्लीमेंट अभी यहाँ पर किया जा रहा है। टारगेट क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, 75 सरोवर यहाँ पर बेसिकली आएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लगभग ऐसे 75 तालाब जो हैं उनको डेवलप किया जाएगा 15 अगस्त 2023 तक का। तो इसके चलते क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, वाटर टेबल बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं पानी को कंजर्व करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पर बेसिकली अभी फोकस देने की बात की जा रही है अलग अलग एरिया में, तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो मिशन क्या है यहाँ पर, मिशन अभी मैंने बताया यहाँ पर रिजुवनेट किया जाएगा, क्योंकि ये तालाब जो हुआ करते थे या जोड़ जिनको आप लोग बोलते हैं, गांव में कई बार देखा होगा इनमें गोतियां लगाते हुए लोग पाए जाते हैं, पर लेकिन अब इनकी संख्या बिल्कुल खत्म हो रही है। तो फिर से अगर रिजुवनेट किया जाएगा तो बारिश का पानी भी हम लोग वहां पर सेव कर पाएंगे, और इसी के चलते वाटर टेबल जो है वो बढ़ेगी, और इसी के चलते पानी की दिक्कत भी कम होती नजर आएगी। तो टारगेट कब से कब तक है, तो मिशन अमृत सरोवर अगर पूछ ले आप लोगों से तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2023 तक का है। तो 22 से लेकर 23 तक का ये टारगेट रहेगा, जिसके थ्रू हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे।
इसी के चलते 50,000 टोटल जो वाटर बॉडीज हैं जिनका साइज लगभग 1 एकड़ से ज्यादा होगा तो उनको डेवलप की जाएंगी और जिनकी कैपेसिटी लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। तो ये एक अच्छा तरीका है पानी को सेव करने का। इसमें कोई एक अकेला पर्सन तो काम कर नहीं पाएगा, तो इसलिए हमारी कंट्री में जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है वो सारे मिलकर काम करेंगे। गवर्नमेंट की अप्रोच ये है कि सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को साथ में लेकर आ जाए, सबका इकट्ठा एक झुंड बनाया जाए और उससे फिर काम करा जाए। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, तो ये सारे मिलकर यहां पर काम करेंगे ताकि इनको रिजुवनेट किया जा सके। इससे फायदा क्या देखने को मिलेगा? फायदा ये देखने को मिलेगा अच्छे लेवल में अगर हम लोग इनका डेवलपमेंट कर पाते हैं तो सही तरीके से हम लोग इनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इनके साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गया है, राजीनामा भर लिया है। ये भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक, ठीक है, तो BISAGN, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में याद रखते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टेक्निकल पार्टनर जो है मिशन का अगर पूछ ले कोई आप लोगों से स्टेटमेंट देकर, तो ये भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। न्यूज में आ गया तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कहां पर ये लोकेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन बन जाएगा। तो याद रखिएगा गांधीनगर गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो इंस्टीट्यूट है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस देना है आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है जो मिशन है उसमें यहाँ पर स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर एक तरीके से रिफोकस करेंगे वेरियस स्कीम के ऊपर। जैसे महात्मा गांधी नरेगा, उसमें आप लोगों ने कई बार सुना होगा, उसमें ये फोकस रहता है कि गांव में जो तालाब है उनको रिज्यूनेट करने के लिए भी कई बार लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, लगभग 100 दिन का उनको एक तरीके से व्यापार प्रोवाइड कराते हैं, रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। तो कैसे कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो नरेगा स्कीम का इस्तेमाल किया जाएगा। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पर दी गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी यहाँ पर लेकर आगे चला जाएगा। इसके चलते यहाँ पर वाटर शेड एरिया डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। हर खेत को पानी के बेसिस पर भी काम किया जाएगा। तो ये ऐसे एरिया है जहां पर पानी के बारे में बात की जा रही है। तो पानी अगर यहाँ पर है तो उसके चलते हम लोग कई सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो उसके एरिया में फोकस देने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया ये इस तरीके से बन जाएगा जिसको हम लोग सही डायरेक्शन में लेकर आगे भी बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी डाउट यहाँ पर होना चाहिए। अच्छे से आप लोग यहाँ पर इसको लेकर चल सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। तो क्या क्या देखे इसके अंदर हम लोगों ने मिशन के बारे में बात की। 24 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था और 24 अप्रैल को हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट किया था। वो डे कौन सा है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए। इसी के साथ में कब तक ये मिशन चलने वाला है ये आप लोग को बताया गया। 75 बॉडी डेवलप की जाएगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो अगर कल को चलकर आप लोग डीएम बनते हैं तो आप लोगों को भी यहाँ पर एक बार आप लोगों के ऊपर आ गया कि आप लोगों को ये रिजुवनेट करना पड़ेगा। कौन कौन मिलकर काम करें, टेक्निकली कौन इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा और किस किस एरिया में काम किया जा रहा है। तो एक काफी प्यारा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर कवर हो जाता है। ये जो न्यूज है रिसेंटली अभी काफी ज्यादा आप लोग कई बार सुनने को मिली होगी। बात की जा रही है टोमेटो फ्लू के बारे में। ये टोमेटो फ्लू क्या है यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा और क्यों आखिर ये न्यूज में आ गया है। अभी रिसेंटली यहाँ पर कई सारे जो यहाँ पर एक तरीके से लोग हैं यहाँ पर इसकी बीमारी की चपेट में आते हुए नजर आए, खासकर बच्चे। तो यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलेगा इस पे जो चट्टे चट्टे पड़ते हैं ना वो चित्ते पड़ जाते हैं कई बार बॉडी के अंदर में। तो वो एक तरीके से टमाटो के साथ में उनको कंपेयर किया जा रहा है, टमाटो का जो कलर होता है। अब इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। केरला के अंदर में टमाटो फ्लू जो है उसका पता चला, तो इसके चलते यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर भी यहाँ पर निगरानी बढ़ा दी गई है कि कल को चलकर ये सिम्टम्स जो है वो बढ़ते हुए यहाँ पर नजर न आए। अगर बात की जाए टमाटो फ्लू के बारे में तो जो नेम है ये टमाटो शेप आप लोगों को यहाँ पर जो बेसिकली एक तरीका आकार का जो है नहीं जो यहाँ पर कोई एक फफोला बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लिस्टर बोला गया, बेसिकली फफोला बोल देते हैं एक बार जो शरीर के ऊपर कुछ निकल जाता है। तो टमाटो सोप में वो देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये 5 साल के बच्चों के लिए काफी ज्यादा एक नासूर बना हुआ है। तो इसके चलते यहाँ पर ये सामने निकल कर आ रही है। ये जो फ्लू है इसको टमाटो जो फीवर भी बोला जा रहा है, इंक्लूडिंग रेसिस, स्किन पे इरिटेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से भी चीजें देखने को मिलती है। तो बच्चों को ये काफी सारी बीमारी आप लोगों को लगती है आज के डेट में नजर आती है। बच्चों को अगर ध्यान से न रखा जाए तो बहुत सारे और भी इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उनमें से टमाटो फीवर जो है ये अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसका नाम क्यों दिया गया और ये खासकर जो फ्लू है ये बच्चों के ऊपर काफी इंपैक्ट डाल रहा है और इसी के चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों के अंदर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। पेट के अंदर क्रैम्प्स आना, ठीक है, इसी के साथ में वोमिटिंग वगैरह, डायरिया, थका हुआ होना, नाक बहना, फीवर, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारे इशू अगर निकल रहे हैं बच्चों को, तो देखिए बच्चे क्या बुजुर्ग भी अगर किसी को कोई भी आज के दिन में कोई इशू देखने को मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई देरी करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर के साथ में आप लोगों को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इशू बन गया है जिसको हम लोग आज के दिन में साइड में नहीं रख के देख सकते, साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसके ऊपर फोकस देना, ठीक है।
तो सेमी लिमिटेड बात की जा रही है यहाँ पर, नो स्पेसिफिक ड्रग कोई अब तक इसके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नई नई बीमारी निकल कर आ रही है, तो दवाइयां कहां से निकल कर आएंगी, तो इसके चलते जरूरी है इसके ऊपर फोकस देना। तो यहाँ पर एक सपोर्टिव केयर होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर सोल्यूशन निकालना है। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आज के डेट में, उसकी हमारे पास में मेडिकेशन नहीं है, तो एक तरीके से वैक्सीनेशन ही किया जा सकता है, और वैक्सीनेशन भी नहीं है तो प्रिवेंशन किया जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें वैक्सीन हम लोग कब देते हैं, वैक्सीन और मेडिसिन में डिफरेंस अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग ये याद रखिएगा जरूर, वैक्सीन जो रहती है वो प्रिवेंशन का काम करती है। अब कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन कर रहे थे हम लोग, मेडिसिन नहीं दे रहे थे। वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि आप लोगों को प्रिवेंट करेगा कि बीमारी आप लोगों को न हो। मेडिसिन का काम क्या होता है कि बीमारी हो चुकी है, अब आप लोगों को मेडिसिन दी जाएगी। तो मेडिसिन और वैक्सीनेशन में ये डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा, जो कि आप लोगों को क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये कई बार कंफ्यूजन रहता है इसके बारे में। तो मेडिसिन जो है वो इलाज करती है, वैक्सीन जो है वो प्रिवेंट यानी कि बीमारी से बचाने का काम करती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसका इलाज जो है वो प्रिवेंशन है, क्योंकि कोई वास्तव में इलाज तो है नहीं है। तो यहां पर ये फ्लू जो है वो नॉर्मल जैसे कॉन्टिग्यूस आप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉन्टिग्यूस क्या होता है, संक्रामक, यानी कि जो नॉर्मल तरीके से बीमारी फैलती है, ये भी उसी तरीके से फैलता हुआ नजर आएगा। अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे को हो गया तो यहां पर ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है, उसको आइसोलेशन में रखना काफी ज्यादा जरूरी है, किसी और को भी यहां पर फैल सकता है आसानी से। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि अगर किसी को ये हो गया है तो उसको दूसरों के कॉन्टैक्ट में आने से बचाना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसेंशियल है प्रिवेंट करना फ्रॉम, अगर बात करें कुछ ऐसी अगर चीजें हो जाती हैं तो उसके ऊपर कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। फ्लू अगर हो जाता है तो इस तरीके अगर फफोले ये बन जाते हैं तो वो रोकना यहाँ पर बच्चों को बेसिकली, ताकि कई बार हो या खुजाना स्टार्ट कर देते ना, कई बार वो भी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। जितना ज्यादा वो खुरचेंगे उसको, जितना ज्यादा खुजली उसके ऊपर होगी उतना ही ज्यादा वो और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसी के चलते प्रॉपर उसका ध्यान रखना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी। जो भी उसके बर्तन कपड़े वगैरह सारे आइटम्स हैं उनको सबको एक तरीके से अलग रखना पड़ेगा और सैनिटाइज करके रखना पड़ेगा, ताकि ये और ज्यादा न फैल सके। जैसे मैंने बताया था अभी यहाँ पर कि पानी का इंटेक आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए गर्मियों में ना पानी का ध्यान बच्चों का अक्सर रखना पड़ेगा, ताकि डिहाइड्रेशन यहाँ पर देखने को न मिले, ठीक है। तो इसके चलते ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, तो ये भी काफी अच्छी हेल्प कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे वही बात बोली गई है कि जैसे ही कोई दिक्कत आप लोगों को लगती है तो डॉक्टर की एडवाइस लेने से शर्माना नहीं है, क्योंकि अगर इससे शर्माओगे तो नहीं कहते जिसने करी शर्म उसके फुट्टे गरम, तो यहां पर वो जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में आया हुआ है अभी यहाँ पर पूरा इशू। तो इसके बारे में ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन तो देखिए बनेगा बाद में, पहले हेल्थ का ध्यान रखिए। इंसान की जान है तो जान है, ये सारी चीजें बाद में होती रहती हैं। पहले अगर कोई हो इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन जरूर दूसरों तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। ये एक ऐसी न्यूज है जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। बीवी दोषी जो है उनको कंफर्म किया गया रॉयल गोल्ड मेडल 2022। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 आर्किटेक्चर के अंदर आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा। बात की जा रही है बीवी मतलब इनका नाम है बालकृष्ण विठल दास दोषी, ठीक है। तो बीवीडी आप लोग याद रख लीजिएगा। इनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अगर आर्किटेक्चर के बारे में आप लोग बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है। ये जो पर्सनैलिटी है यहाँ पर इनके, ये जो इनको ये अवार्ड दिया गया, ये यहाँ पर इनको अवार्ड दिया गया यहाँ पर इनके रेजिडेंट जो कि कहां पर है, अहमदाबाद के अंदर। इनके रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश जो आर्किटेक्चर है यहाँ पर, जो यहाँ पर इनके द्वारा ये इसके प्रेसिडेंट जिनका नाम है सेवन अल्फोर्ड, ठीक है, एल्फर्ड, ठीक है। तो एल्फोर्ड बोल सकते हैं बेसिकली, इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया ये इनके रेजिडेंट पर जाकर, क्योंकि इनकी जो एज है ये लगभग 94 ईयर ओल्ड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको दोनों अवार्ड मिल चुके हैं, रॉयल गोल्ड मेडल भी और इसी के साथ में प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्राइज है जो कि यहाँ पर आर्किटेक्चर के फील्ड में माने जाते हैं। और रॉयल गोल्ड मेडल जो है ये एक तरीके से यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ जो है, ठीक है, तो उसके द्वारा पर्सनली अप्रूव किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आर्किटेक्चर के फील्ड में जो भी एडवांसमेंट किया जाता है उसके लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और खासकर इंडियन पर्सनैलिटी है। तो और भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनने के एग्जाम में चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। रॉयल गोल्ड मेडल जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑनर है आर्किटेक्चर के फील्ड में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एनुअली यहाँ पर दिया जाता है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर के द्वारा, जो कि यहाँ पर ब्रिटिश जो मोनार्क है उनके बिहाफ में ये दिया जाता है, यानी कि जो उनके किंग है उनके बिहाफ में ये दिया जाता है। ये काफी एडवांस आर्किटेक्चर के फील्ड में जो काम करते हैं ये मिलता है। फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1848 में, तो आज का नहीं है, काफी पुराना है। चार्ल्स रोबोट जो बेसिकली कोक्रेल को यहाँ पर ये दिया गया था। इसी के साथ में कैंडिडेट्स हैं ऑल नेशनल के यहाँ पर एलिजिबल हैं ये अवार्ड रिसीव करने के लिए। जैसे अभी जो अवार्ड मिला ये हमारे देश की पर्सनैलिटी को यहाँ पर मिला। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कल को ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों के बन जाए तो आप लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ इस तरीके से जो है क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में एक एक को लेकर क्लैरिटी आई होगी। एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, फीडबैक जरूर देना जो भी आप लोगों को लगा इसके बारे में। सारे पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या बातें की, एक एक कर देख लेते हैं। पहले मार्स मिशन के बारे में मैंने आप लोगों से काफी डिटेल में डिस्कस किया, इसकी सारी चीजें मैंने बता दी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, और क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस किए, इवन जो यूपीएससी में पूछे गए, तो ये आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया, ये था बेसिकली कोस्टल रेवोल्यूशन जोन के बारे में। कई सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई। इसी के साथ में जो क्वेश्चन थे वो तो कईयों डिस्कस कर डाले यहां पर, आप लोगों ने नॉर्मली नोटिस किया होगा। तो कितने क्वेश्चन, 1 2 ठीक है 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन देखे इसके अंदर हम लोगों ने, जो कि यूपीएससी के द्वारा ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने टोमेटो फ्लू के बारे में जाना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर बच्चों की हेल्थ के बारे में, तो इसके बारे में याद रखेगा। गांधी जी से रिलेटेड यहां पर बातें की, खादी के मतलब, गांधी जी के मतलब खादी के बारे में, और खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में बातें की, ठीक है। इसी के साथ में ये अवार्ड के बारे में हम लोगों ने जाना, जहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी हम लोगों ने यहां पर बातें की, जो कि एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है पॉइंट, ठीक है। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक देकर जरूर जाना, अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हो, और कैसे आप लोग दिन को यूटिलाइज करने वाले हो नेक्स्ट वो भी बताएगा। और रिकॉल जरूर करना एक बार लेक्चर को, आंखें बंद कर लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।